तीन आलसी बहू की ससुराल में पहली रसोई। सुबह के ठीक 5 बज गए होते हैं। संध्या रोज की तरह बिना किसी अलार्म के बिल्कुल वक्त पर उठ जाती है। उसके बाद बाथरूम से नहा धोकर और बिल्कुल तरोताजा होकर बाहर निकलती है। फिर आंगन में जाकर तुलसी पूजा करती है और तुलसी जी से प्रार्थना करते हुए, हे भगवान, मेरे पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा पाठ पूरा करने के बाद संध्या रसोई में जाकर सभी के लिए चाय और पोहा बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करता है और फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। संध्या दोपहर का खाना बनाने रसोई में जाती है, तभी रघुवीर की आवाज आती है, संध्या, जल्दी से रसोई से बाहर आओ। माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ती जा रही है। संध्या तुरंत दादी सास के कमरे में आती है। देखो ना संध्या, माँ कितनी भारी सांस ले रही है। हाँ जी, चलिए जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। मैं डॉक्टर मेहरा को फोन करके देखता हूँ, शायद वो घर आ जाएं। रघुवीर डॉक्टर मेहरा को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मेहरा आ जाते हैं और रघुवीर की माँ का इलाज करते हैं और इंजेक्शन लगाते हुए, देखिए कोई डरने वाली बात नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसी समस्याएं लगी रहती हैं। मैंने इंजेक्शन और दवा दे दिया है और आपके माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। दादी डॉक्टर के जाने के बाद अपने बेटे और बहू को अपने कमरे में बुलाकर अपने बेटे से, बेटा रघुवीर और बहू संध्या, मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। मेरी तबीयत हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा बची है कि मैं अपने तीनों पोतों राजीव, समीर और वंश की शादियां अपनी आंखों से देख सकूं। मैं चाहती हूँ कि तीनों की शादी एक साथ हो और अपने घर में तीनों पोता बहुओं की सूरत एक साथ देख लूं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? तीनों बेटों की शादी एक साथ? इतनी जल्दी तीनों के लिए एक जैसी अच्छी लड़कियां ढूंढना आसान नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती बहू, बस इतना जानती हूँ कि मेरी सांसें उखड़ने से पहले मुझे अपने तीनों घरों में आने वाली बहू का मुंह देखना है। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। रघुवीर के इतना कहते ही दादी माँ के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। वो चैन की सांस लेकर आराम से सो जाती हैं और रघुवीर और संध्या हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। संध्या, तीनों बेटों की एक साथ शादी कराना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। और सबसे बड़ी बात, 3 योग्य लड़कियां एक साथ मिलेंगी कहाँ? आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए जी। माँ की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब इंतजाम ठीक से हो जाएगा। इतना कहकर संध्या रसोई में लौटकर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। वो सब्जियां काटकर आटा गूंथती है और सब्जी चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर के बाद गर्मा गर्म रोटियां सेककर खाना तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। परिवार के सभी लोग आकर बैठते हैं और संध्या सबको बड़े प्यार से खाना परोसती है और कहती है, बेटा, आज सुबह जब तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, तब उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही है। उनकी तबीयत को देखकर हम सब बहुत डर गए थे। अरे माँ, दादी को फिर से अटैक आया था क्या? डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्होंने क्या कहा सेहत के बारे में? आप हमें डराओ मत, प्लीज जल्दी बताओ क्या बात है। डॉक्टर साहब ने तो संभाल लिया बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी की एक अंतिम इच्छा है जो उन्होंने हमसे कही है। वो चाहती है कि उनके तीनों पोतों की शादी एक साथ हो जाए और वो जीते जी उनके घर में तीनों पोता बहुओं का स्वागत कर सके। अगर दादी की आखिरी इच्छा यही है और पापा ने भी फैसला ले लिया है तो हमें कोई एतराज नहीं है माँ। आप लोग जो तय करेंगे हमें बिल्कुल मंजूर है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारी शादी से दादी को खुशी मिलती है और उनकी तबीयत ठीक रहती है तो हम तीनों पूरी तरह तैयार हैं। आप लोग रिश्ते देखना शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से भी बिल्कुल हरी झंडी है माँ। आप और पापा मिलकर जैसे भी ठीक समझे रिश्ता पक्का कर लीजिए। हम अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगले दिन संध्या अपनी एक सहेली को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताने के बाद, राधा, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे रिश्ते हैं जिनकी जानकारी तुम हमें दे सको? मुझे अपने तीनों बहुएं एक साथ लानी है। हाँ संध्या, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ता है, मेरी अपनी पड़ोसी की बेटी का। तुम चाहो तो आकर बात पक्की समझो। अरे सच में? अगर ऐसा है तो कल ही हम लोग लड़की देखने आएंगे। तुम जरा बाकी 2 घरों के बारे में भी पता करके रखना, क्योंकि हमें एक साथ 3 बहुएं चाहिए।
फोन रखने के बाद संध्या रघुवीर को सारी बातें बताती है। अगले दिन दोनों रिश्ता तय करने के लिए तय जगह पर पहुंचते हैं, जहां राधा भी उनके साथ होती है। वहां वो सबसे पहले दिया के घर जाकर उससे मिलते हैं। दिया अपने हाथों से बनाया नाश्ता सभी को परोसती है। नाश्ता करते हुए सभी को दिया का व्यवहार और सादगी बहुत पसंद आती है। तभी संध्या दिया से, दिया बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? तुम घर में रहकर खाना वगैरह तो बनाती हो ना? जी माँ जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ और घर संभाल लेती हूँ और अपनी जॉब भी ढूंढ रही हूँ। दिया सभी को बहुत पसंद आती है और संध्या उसका रिश्ता राजीव से तय कर देती है। इसके बाद सभी विधि के घर पहुंचते हैं। विधि भी सबको पसंद आती है और उसका रिश्ता समीर से तय हो जाता है। फिर सभी माया के घर पहुंचते हैं। माया भी उन्हें पसंद आ जाती है। जैसे ही माया को दिया और विधि के रिश्ते के बारे में पता चलता है, वो खुशी से कहती है, अच्छा, तो दिया और विधि मेरी जेठानियाँ बन रही हैं? माया बेटा, क्या तुम दिया और विधि को पहले से ही जानती हो? हाँ माँ जी, दरअसल हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे की सहेलियाँ भी है। अरे बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानती हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे खुशी है कि मुझे 3 लड़कियां पसंद आ गई है। अब हम जल्दी से जल्दी अपने तीनों बेटों की शादी कर देंगे। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटों की शादी उन तीनों से ही हो जाती है और तीनों बहू बनकर संध्या के घर आ जाती हैं। दादी जी अपनी तीनों पोता बहुओं को एक साथ अपने सामने खड़ा देख खुशी से फूले नहीं समाती हैं। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम तीनों को एक साथ अपने घर में देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गई है। मैंने भगवान से जो मांगा था उसने मुझे दे दिया। अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरा जीवन सफल हो गया। बस माँ जी, अब आप चैन से आराम कीजिए। बहुएं घर आ चुकी है और अब ये घर पूरी तरह से महक उठा है। तुम लोग भी थक गए होंगे, जाओ अपने कमरों में आराम कर लो। तीनों बहुएं अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगले दिन सुबह माया सोकर उठती है और अपने कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हुए मन ही मन, अरे बाप रे, सासू माँ और ससुर जी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं और बाकी की दोनों बहू अभी उठी ही नहीं। अगर मैं भी उठकर बाहर चली गई तो माँ जी और बाकी सब मुझे ही सारा काम थमा देंगे। पहली रसोई की सारी तैयारी मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी, जबकि ये दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। ऐसा सोचते हुए माया वापस अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और कंबल ओढ़कर सो जाती है। इधर हॉल में बैठे हुए संध्या बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए मन ही मन, हे भगवान, सुबह के 10 बजने वाले और अभी तक तीनों बहुओं में से कोई भी बाहर नहीं आई है। लगता है शादी की थकान की वजह से इनकी नींद अभी तक खुली नहीं है। मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, वरना दिन के खाने में बहुत देर हो जाएगी। संध्या बारी बारी अपनी तीनों बहुओं का दरवाजा खटखटाती है। तीनों दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। तब संध्या उन तीनों को नींद में देखकर, ये क्या बहू, तुम तीनों अब तक सो रही हो? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें रसोई भी बनानी है। अब जी माँ जी, नमस्ते। असल में कल की शादी की थकान इतनी ज्यादा थी कि हमें पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई और नींद इतनी गहरी थी कि आँख खुली ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कल तुम लोग बहुत थक गई थी इसलिए शायद नींद नहीं खुली होगी। लेकिन अब और देर मत करो, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे रसोई में आओ और अपनी पहली रसोई की तैयारी शुरू करो। सासू माँ के जाने के बाद तीनों बहुएं आपस में एक दूसरे का मुंह देखती हैं। फिर अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होकर रसोई में आ जाती हैं। रसोई में आकर तीनों बहुएं आपस में बातें करते हुए, यार सोचो, आज हमारी पहली रसोई है। अगर माँ जी ने हमसे कोई बहुत भारी भरकम पकवान या 10 तरह की सब्जी और मिठाइयाँ बनाने को कह दिया तो हमारे तो पसीने छूट जाएंगे। इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे और पूरा दिन रसोई में ही निकल जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो विधि। मेरे पास एक बहुत ही शानदार और आसान सा आइडिया है। हम ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे, बर्तन भी कम से कम गंदे हो और किसी को ज्यादा माथापच्ची करने का मौका ना मिले। अरे वाह माया, जल्दी बता क्या सोच रही है तू? ऐसा क्या बनाए जिससे काम भी आसान हो जाए और किसी को शक भी ना हो कि हमने कोई मेहनत नहीं की। हम तीनों मिलकर कुकर में ही शानदार मसालेदार खिचड़ी बना लेते हैं। कुकर में कुकिंग करना सबसे आसान होता है। उसमें शाही मसाले डाल देंगे और ऊपर से देसी घी का इतना जबरदस्त तड़का लगा देंगे कि पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। दोनों बहुओं को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो बिना किसी झंझट के तुरंत रसोई में जुट जाती हैं। एक बड़ा सा कुकर गैस पर चढ़ाती हैं, उसमें चावल दाल और सारे मसाले एक साथ डाल देती हैं और ऊपर से घी का छौंक लगा देती हैं। कुकर में लगे तड़के की महक पूरे घर में तेजी से फैल जाती है।
जिसे सूंघकर बाहर बैठे तीनों बेटे अपनी माँ से, माँ आज रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ भैया, लगता है तीनों बहुएं आज बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बना रही हैं। हाँ, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। वैसे भी बारिश का मौसम है, चटपटा और मसालेदार खाना खाकर मन खुश हो जाता है। तीनों बेटों की बात सुनकर संध्या मुस्कुराती है। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तब दिया कुकर को खोलकर सबकी थालियों में खिचड़ी परोसने लगती है, जिसे देखकर संध्या, अरे बेटा, जरा और पकवान भी लेकर आओ ना। तुम लोगों ने आज पहली रसोई में सिर्फ यही चीज बनाई है क्या? बाकी दाल, सब्जी, पूरी और मिठाइयाँ कहाँ है? माँ जी, हमने आज विशेष रूप से यही खिचड़ी बनाई है। पिछले कई दिनों से शादी में लगातार इतना भारी और मिर्च मसालों वाला खाना खा खा कर हम सब तंग आ चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ हल्का फुल्का और स्वादिष्ट बनाया जाए। संध्या बहुत सच कह रही है। अरे हम मिठाइयाँ और पकवान तो बाद में भी खा लेंगे, लेकिन अभी शादी का हैवी खाना खाया है तो आज ये खिचड़ी खा लेते हैं। सभी लोग रघुवीर की बातों से सहमत हो जाते हैं और खिचड़ी खाने लगते हैं। उसी समय पड़ोसन रागिनी वहां आकर संध्या से, संध्या बहन, आज मेरी बहू खीर बना रही थी तो शक्कर खत्म हो गई, इसलिए तुमसे लेने आई हूँ। तभी रागिनी की नजर अचानक सभी की प्लेट में रखी खिचड़ी पर पड़ती है। ये देखकर रागिनी संध्या से, अरे संध्या बहन, ये क्या बात हुई भला? नई बहुओं की पहली रसोई में तो तरह तरह के पकवान बनते हैं और ये लोग सिर्फ खिचड़ी खिला रही हैं। क्या तीनों ने मिलकर आज सिर्फ यही खिचड़ी बनाई है? अरे कोई बात नहीं बहन जी, अगर बहुओं ने खिचड़ी बनाई है तो क्या हुआ? इतने दिनों से शादी के भारी खाने के बाद एक दिन हल्का खाना खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर खिचड़ी बनानी थी तो साथ में कुछ और भी तो बना लेना था। भाई साहब, नई बहुएं पहली रसोई में सिर्फ खिचड़ी बनाए, ये तो मैंने सिर्फ आपके यहाँ देखा है। खैर, मुझे शक्कर दे दो ताकि मैं अपनी बहू को जाकर दे दूं। वो तो आज गर्मा गर्म खीर बनाएगी। बहू, तुम तीनों में से कोई एक उठकर रसोई में जाओ और शक्कर लाकर आंटी को दे दो। संध्या की बात सुनकर दिया, विधि और माया तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ये देखकर संध्या समझ जाती है कि उन तीनों के उठने का मन नहीं है, इसीलिए संध्या खुद उठकर रसोई में जाती है और शक्कर लाकर रागिनी को दे देती है। रागिनी शक्कर लेकर चली जाती है और सभी लोग खिचड़ी खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर तीनों बहुएं अपनी अपनी प्लेटों को वैसे ही टेबल पर सरका देती हैं और हॉल में टीवी देखने लगती हैं। थोड़ी देर बाद संध्या डाइनिंग हॉल में आती है और जूठे बर्तनों को देखकर अपनी बहुओं को गुस्सा होते हुए कहती है, अरे बहुओं, तुम लोगों का ये किस तरह का आलस है? कम से कम खाना खाने के बाद अपनी झूठी प्लेटें और बर्तन उठाकर रसोई की सिंक में तो रख दिया करो। ऐसे बीच हॉल में प्लेटें छोड़कर कोई बैठता है क्या? अरे माँ जी, हम अभी थोड़ी देर में उठा लेंगे ना। बस ये हमारा पसंदीदा सीरियल चल रहा है, इसे खत्म हो जाने दीजिए। हम उठकर सारे बर्तन एक बार में साफ कर देंगे। हाँ माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम तीनों मिलकर अभी थोड़ी देर में पूरी रसोई चमका देंगी और सारे बर्तन भी धो देंगी। बस हमें थोड़ा सा टीवी देखने दीजिए। इतना कहकर तीनों बहुएं फिर से टीवी देखने में व्यस्त हो जाती हैं और संध्या अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में टीवी देखते देखते तीनों बहुओं को सोफे पर बैठे बैठे ही गहरी नींद आ जाती है। शाम के वक्त जब रघुवीर बाहर से घर लौटता है तो वो हॉल में वैसे ही गंदी प्लेटें और जूठे बर्तन बिखरे हुए देखकर गुस्सा होते हुए सोफे पर सो रही अपनी बहुओं से, अरे भाई, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, तुम लोगों ने दोपहर के खाने के बाद से बर्तन यहीं छोड़ रखे हैं और तुम यहाँ सोफे पर सो रही हो? हैं? जरा भी तमीज नहीं है क्या कि कम से कम जूठन तो हटाकर सिंक में डाल देती? उनकी आवाज सुनकर तीनों बहुओं की अचानक नींद खुलती है। वो हड़बड़ा कर उठती हैं, जल्दी जल्दी सारे बर्तन समेटकर रसोई में ले जाकर सिंक में डालती हैं। तभी दिया, विधि और माया से, देखो विधि और माया, हम तीनों सहेलियां जरूर है, लेकिन मैं रिश्ते में तुम्हारी जेठानी हूँ, इसीलिए तुम दोनों मिलकर बर्तन धो लो। अरे जेठानी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? यदि आप जेठानी हैं तो मैं भी तो जेठानी हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, ये सारे बर्तन माया धो लेगी। अरे वाह, ये कौन सी बात हुई? आप दोनों जेठानी है तो आप बर्तन नहीं धोएंगी? वैसे भी आज सुबह से मेरे हाथों में दर्द है, मैं तो बर्तन नहीं धोने वाली। तीनों एक दूसरे से बहस करने लगती हैं और फिर हॉल में आकर बैठ जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। संध्या अपने कमरे से बाहर आकर अपनी तीनों बहुओं से, बहू, शाम होने वाली है और रात के खाने की तैयारी के साथ साथ परिवार के लिए चाय भी बनानी है। अरे माँ जी, अभी तो शाम के केवल 6 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है? हम आराम से थोड़ी देर बाद चाय बना लेंगी, अभी तो दिन की थकान उतरी भी नहीं है। तभी परिवार के बाकी लोग भी हॉल में आकर बैठ जाते हैं और दादी माँ अपनी बहुओं से,
बहू शाम हो गई है, जरा चाय तो बना दे। चाय के बिना तो शाम को चैन ही नहीं आता। दादी जी की बात सुनकर तीनों बहुएं फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। देखो, तुम दोनों में से कोई भी एक उठकर चाय बना लो, मैं अगली बार बना लूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। आप दोनों में से कौन बनाएगा वो देख लो। मैं तो सबसे छोटी हूँ, यदि आप दोनों नहीं जा रही हैं तो मैं क्यों जाऊँ? चाय तो आप दोनों में से किसी को बनानी पड़ेगी। आखिरकार संध्या के कहने पर बड़ी बहू दिया रसोई में जाती है और किसी तरह चाय बनाती है और लाकर सभी को देती है। लेकिन चाय पीने के बाद वो लोग चाय के खाली मग और कप वहीं टेबल पर ही छोड़ देती हैं और तीनों दिया के कमरे में जाकर बातें करने लगती हैं। बाहर हॉल की हालत देखकर संध्या गुस्सा होते हुए दिया के कमरे में आकर उन्हें समझाते हुए, तुम लोगों की ये कैसी गंदी आदत है, जहाँ बैठ जाती हो वही सारा सामान फैला देती हो। चाय के मग सुबह से यही पड़े हैं और किसी ने उठाने की कोशिश तक नहीं की। ऐसे आलस से कैसे काम चलेगा? अरे माँ जी, हम अभी रात के खाने की तैयारी करने जा रहे हैं ना। जैसे ही खाना बन जाएगा हम ये सब एक साथ उठा लेंगी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? संध्या उनकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को तीनों बहुएं रसोई के अंदर जाती हैं और रात के खाने की तैयारी करने लगती हैं। उसमें भी वो शॉर्टकट अपनाती हैं। विधि जल्दी से चॉपर में सारी सब्जियां एक साथ काट लेती है ताकि हाथ से ना काटना पड़े। माया बिना आटा छाने ही परात में आटा डालती है और जल्दी जल्दी गूंथकर एक तरफ रख देती है। माया दाल और चावल चढ़ाने के लिए सारे मसाले, तेल और दाल एक ही कुकर में एक साथ डाल देती है ताकि बार बार की मेहनत ना करनी पड़े। सारा खाना तैयार करने के बाद बहुएं आपस में बातें करते हुए, चलो खाना तो हमने बना दिया, अब जल्दी जल्दी खाना लगा देते हैं। सभी लोग इतनी जल्दी खाना बना हुआ देखकर खुश हो जाएंगे। रात का खाना तो किसी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन दोपहर और शाम के सारे गंदे बर्तन अभी भी सिंक में वैसे ही भरे हुए हैं। जब रात को खाने के लिए प्लेटें ढूंढने की बारी आती है तो एक भी साफ प्लेट हाथ नहीं लगती है। अरे यार, रात के खाने के लिए एक भी प्लेट साफ नहीं है। सिंक में तो सुबह से सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं। अब हम में से कौन बर्तन धोएगा? तुम दोनों में से कोई धो लो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। मैं तो वैसे ही बहुत सुस्त महसूस कर रही हूँ, आप ही धो लो ना जेठानी जी, थोड़ा सा पानी डालकर साफ कर लो बस। तीनों आपस में बहस करने लगती हैं। तभी संध्या वहां आ जाती है। संध्या देखती है कि खाना बनाने वाले बड़े पतीले, चकला बेलन और आटा गूंथने वाली परात को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। उन पर पुराने खाने की परतें सूखी पड़ी हैं और मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये क्या, सुबह के बासी बर्तन अब तक पड़े हुए हैं और उनमें मक्खियां भिन आ रही है और तुम लोगों ने बर्तन धोने के बारे में सोचा भी नहीं, उल्टा बहस कर रही हो। दरअसल माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं इन दोनों को कह रही हूँ, लेकिन ये सुनी नहीं रही। माँ जी, मैं भी तो इन दोनों को ही कह रही हूँ कि आज ये धो लेंगे, फिर कभी मैं धो लूंगी। और माँ जी, मैं तो सबसे छोटी हूँ, इसलिए उन दोनों को मिलकर काम कर लेना चाहिए। संध्या अपनी तीनों बहुओं को इस तरह बहस करता देख परेशान हो जाती है और खुद ही सारे बर्तन धो डालती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और तीनों बहुएं अपना आलस नहीं छोड़ती। वो ना ही समय पर बर्तन धोती हैं और ना ही घर की साफ सफाई करती हैं। मजबूरी में ही संध्या को सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन अपनी बहुओं की हरकत से परेशान होकर संध्या घर के बाहर बने गार्डन में जाती है जहां तीनों बेटे बैठकर बातें कर रहे थे। संध्या उन तीनों के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। उसके बाद परेशान होते हुए संध्या उन तीनों से, बेटा, तुम अपनी अपनी पत्नियों को कुछ समझाओ। इनका आलस अब इस हद तक बढ़ चुका है कि घर में बीमारियां फैलने का डर पैदा हो गया है। ना ये बर्तन धोती है, ना साफ सफाई रखती है। रोज समझा बुझा कर मैं थक चुकी हूँ, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। तीनों बेटे भी अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह संध्या अपनी पुरानी दिनचर्या के अनुसार सुबह उठकर पूजा पाठ और चाय का मोर्चा संभालती है। वो अपनी सास को चाय देती है और दादी जी तुरंत बहुओं के बारे में पूछती हैं। क्या आज भी वो बहू समय पर नहीं उठी संध्या? मुझे तो लगता है लड़कियों को घर चलाने की कोई परवाह ही नहीं है। पहली रसोई में भी इन्होंने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी और अब रोज यही हाल है। माँ जी, क्या बताऊँ आपको, मैंने बहुत कोशिश कर ली इन्हें सुधारने की, पर इनका आलस जानलेवा बनता जा रहा है। लगता है अब मुझे इनके काम बांटने पड़ेंगे ताकि इन्हें जिम्मेदारी का एहसास हो सके। तय किए गए फैसले के अनुसार उस दिन ठीक सुबह 9 बजे संध्या जाकर तीनों बहुओं का दरवाजा जोर से खटखटाती है और उन्हें सख्त लहजे में बाहर बुलाती है। तीनों बाहर आती हैं। तब संध्या, बहुत सो लिया तुम लोगों ने,
आज के दिन का सारा काम और ऑफिस जाने वाले बेटों का टिफिन तुम तीनों को ही मिलकर तैयार करना है। 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सासू माँ की सख्ती को देखकर तीनों बहुएं मुंह बनाते हुए रसोई में जाती हैं। कोई सब्जी काटने में जुटती है, कोई आटा गूंथती है और कोई मजबूरी में सिंक में पड़े कल के गंदे बर्तन धोने लगती है ताकि टिफिन के डिब्बे साफ हो सकें। किसी तरह खाना और टिफिन तैयार होता है और तीनों बेटे अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर जब रघुवीर नाश्ता करने बैठते हैं तो वो पहली ही बाइट में रुक जाते हैं। अरे माया, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? पूरी तरह से जली हुई है और इसमें मसाले भी अजीब तरीके से पड़े हैं। क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? अरे पिताजी, वो क्या है ना कि मैं सोशल मीडिया के लिए अपनी कुछ रील्स बना रही थी। कई दिनों से मेरी रील्स अपलोड नहीं हो पाई थी, तो मैं वीडियो एडिट करने में इतनी मग्न हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि गैस पर रखी सब्जी जल गई है। रघुवीर माया का गैर जिम्मेदाराना जवाब सुनकर सिर पीट लेते हैं और चुपचाप नाश्ता करके अपने कमरे में चले जाते हैं। दोपहर में माया अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से लेटी है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की से पानी की छींटें अंदर आने लगती हैं और खिड़की के पास रखा कंप्यूटर भी भीगने लगता है। लेकिन माया का आलस इतना ज्यादा है कि वो उठकर खिड़की बंद करने की जहमत नहीं उठाती। अरे छोड़ो यार, इतनी सी बारिश से क्या होगा? कौन उठेगा इस ठंडक में खिड़की बंद करने? थोड़ी बहुत हवा ही तो आ रही है, सो जाती हूँ आराम से। माया आलस के मारे खिड़की बंद किए बिना ही गहरी नींद में सो जाती है। बाहर तेज हवा के साथ बारिश का सारा पानी सीधा खिड़की के रास्ते अंदर आकर माया के कंप्यूटर और उसके कीबोर्ड पर गिरता चला जाता है। शाम का वक्त हो चुका है और बारिश थम चुकी है। माया जब उठकर अपने कंप्यूटर की तरफ देखती है तो वो पूरी तरह पानी से भीगा हुआ मिलता है। जब वो उसे चालू करने की कोशिश करती है तो स्क्रीन पर कुछ नहीं आता। माया अपने पति वंश को तुरंत आवाज लगाती है और रोते हुए सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर वंश गुस्सा होते हुए माया से, माया तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है क्या कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और खिड़की खुली पड़ी है? जरा सा उठकर खिड़की बंद करने में तुम्हारी कमर टूट जाती क्या? अब तुम्हारा सारा डेटा और रील्स का काम हमेशा के लिए खत्म हो गया। वंश गुस्से में कंप्यूटर को ठीक करवाने के लिए तुरंत किसी दुकान पर लेकर जाता है। कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर को देखते हुए वंश से, देखिए पानी जाने की वजह से मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क पूरी तरह क्रैश हो चुकी है और पुराना कोई भी डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता। वंश घर आकर माया को सारी बातें बताता है। माया ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन संध्या अपनी तीनों बहुओं को हॉल में बुलाकर समझाते हुए, बहुओं, मुझे और रघुवीर को किसी जरूरी काम से एक दिन के लिए बाहर शहर जाना पड़ रहा है। हम दोनों कल सुबह तक के लिए बाहर जा रहे हैं। घर की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों पर है। दादी जी की दवाइयों का खास ख्याल रखना और अपने आलस की वजह से कोई भी लापरवाही मत करना। हम चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित मिले। अरे माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, हम सब संभाल लेंगी। दादी जी की दवा और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप बिना किसी चिंता के अपना काम पूरा करके आइए। हाँ माँ जी, जब आप रहती है तो हमें आपके रहने की तसल्ली रहती है, इसीलिए हम ध्यान नहीं देते। पर आप चिंता मत कीजिए, आपके जाने के बाद हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और अपनी बहुओं पर भरोसा रखिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। संध्या को अपनी बहुओं की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो अपने पति के साथ चली जाती है। तीनों बेटे भी अपने ऑफिस चले जाते हैं और दादी माँ अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। सास ससुर के घर से जाते ही तीनों बहुएं राहत की सांस लेती हैं। माँ जी और पापा जी तो छुट्टियों पर चले गए, चलो हम तीनों भी कहीं बाहर घूम कर आते हैं। शाम ढलते ही तीनों बहुएं घर के दरवाजे पर ताला लगाती हैं। तभी अचानक विधि कुछ याद करते हुए अपनी दोनों देवरानी जेठानी से, अरे यार, हमने नीचे के दरवाजे पर तो ताला लगा दिया है, लेकिन क्या ऊपर छत वाले गेट पर भी ताला लगाया था? याद नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, कौन दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाएगा? दादी जी तो अपने अंदर वाले कमरे में सो रही है, उन्हें भला क्या पता चलेगा कि हम बाहर गए हैं या नहीं? बिल्कुल सही कह रही हो, इतनी रात को छत पर कौन चोर आएगा? और दादी को तो वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देता। चलो जल्दी करो, मूवी का टाइम हो रहा है, वरना लेट हो जाएंगे। तीनों बहुएं मॉल पहुंचती हैं। वहां जी भरकर शॉपिंग करती हैं, पिज्जा बर्गर खाती हैं और सिनेमा हॉल में फिल्म का आनंद लेती हैं। इधर रात के अंधेरे में एक शातिर चोर छत के रास्ते खुले हुए दरवाजे से घर के अंदर उतर जाता है। वो चुपचाप तीनों बहुओं के कमरों में जाता है और उनकी अलमारियों के ताले आसानी से तोड़ देता है। चोर अलमारियों में रखे सारे सोने चांदी के गहने, कीमती जेवर और नकदी समेट कर चला जाता है। रात को देर से लौटने के बाद जब तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाती हैं
तो वो देखती हैं कि उनकी अलमारियों के दरवाजे खुले हुए हैं और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। हे भगवान, मेरी अलमारी खुली क्यों है और मेरे सारे शादी के गहने गायब हैं? तभी बाकी की दोनों बहुएं भी वहां आ जाती हैं, दिया उन्हें परेशान देखकर। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है जैसा कि मेरे साथ? हाँ, मेरी भी अलमारी का सारा सोना और पैसे गायब है। कोई चोर हमारे घर में घुसकर सब कुछ लूट कर ले गया है। ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है कि हमने छत का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तभी तीनों दौड़कर दादी माँ के कमरे में आती हैं और उन्हें चैन से सोता हुआ देखकर माया, शुक्र है दादी ठीक है। अगर चोर ने दादी जी को नुकसान पहुंचा दिया होता तो आज हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। भगवान का शुक्र है कि दादी सुरक्षित है। लेकिन अब जब पापा और माँ जी को ये चोरी का पता चलेगा तो वो हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तीनों उदास हो जाती हैं और इसी तरह शाम हो जाती है। थोड़ी देर के बाद तीनों के पति काम से लौट आते हैं। तीनों बहुएं बाहर से लाया हुआ खाना निकालकर अपने अपने पतियों को परोसती हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती हैं। दिया अपने पति राजीव को दिन भर की सारी बातें बताती है। ये सुनकर राजीव, क्या कहा तुमने? तुम तीनों इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि घर में ताला तक नहीं डाला तुमने? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। हे भगवान, न जाने तुम लोग कब सुधरोगी। तो वहीं विधि की सारी बातें सुनकर समीर उस पर गुस्सा होते हुए, हे भगवान, आखिर तुम तीनों का आलस तुम पर भारी पड़ी गया ना। कितनी बार माँ ने भी तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि अपना ये आलस छोड़ दो, लेकिन तुम लोग हो कि किसी की सुनती ही नहीं हो। और वहीं वंश अपने कमरे में माया की सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए, क्या देखा, इतनी बड़ी चोरी हो गई तुम्हारी लापरवाही की वजह से। भगवान ही जाने अब माँ जी और पापा जी को ये बातें पता चलेंगी तो वो क्या कहेंगे। तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में अपने अपने पतियों की डांट सुनकर शर्मिंदा हो जाती हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह जब संध्या और रघुवीर वापस घर लौटते हैं और घर में चोरी होने की बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर मातम और गुस्से के माहौल में डूब जाता है। तुम तीनों की लापरवाही और इस हद तक आलस की वजह से आज हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर और माँ बाप ने कितनी मेहनत और प्यार से वो जेवर बनवा कर तुम्हें दिए थे, लेकिन तुम लोगों ने उसकी कद्र तक नहीं की। अगर तुम तीनों थोड़ी सी भी जिम्मेदारी दिखाती ना और घर की सुरक्षा को लेकर सजग रहती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे आलस और लापरवाही ने न सिर्फ जेवर गंवाए हैं बल्कि पूरे घर को मुश्किल में डाल दिया है। तीनों बहुएं सिर झुकाकर अपने सास और ससुर की बातें सुनती हैं और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। शाम को तीनों बहुएं छत पर खड़ी होकर बातें कर रही थी कि तभी डॉक्टर वर्मा का फोन दिया के फोन पर आता है। सुनिए, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आपकी सासू माँ का फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा है, इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बता दीजिए, मैं अपनी सासू माँ को बता दूंगी। देखिए, दादी जी की जो पुरानी दवाइयाँ चल रही थी उसमें से एक गोली तुरंत बदलनी है। नई पर्ची मैं भेज रहा हूँ, पुरानी वाली दवा भूल कर भी मत दीजिएगा, वरना उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य को ये बात तुरंत बता दीजिएगा। दिया फोन रखकर बातों में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद तीनों नीचे आ जाती हैं, लेकिन डॉक्टर की कही जरूरी बात बताना भूल जाती हैं। शाम को संध्या घर लौटती है और पुरानी पर्ची के हिसाब से दादी जी को वही दवा दे देती है जिसे डॉक्टर ने बंद करने को कहा था। दवा खाते ही कुछ मिनटों में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती हैं। संध्या तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर कुछ दवा देने को कहते हैं तो संध्या अपने बेटे को भेजकर दवा मंगवाती है और दादी जी को खिला देती है। थोड़ी देर में उन्हें आराम मिलने लगता है। तभी दिया अपनी सास को डॉक्टर की कही सारी बातें बता देती है। ये सुनकर संध्या गुस्से से भर जाती है। तुम्हारी से एक लापरवाही और आलस की वजह से आज मेरी सास की जान पर बनाई थी। आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम तीनों अपनी हर आदत से बाज क्यों नहीं आती? अपनी सास की बात पर तीनों बहुएं चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को विधि ने दोपहर की बची हुई सब्जी माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रख दी थी और वो अपने मोबाइल में रील देख रही थी। काफी देर के बाद वो चौंकते हुए अपने आप से, अरे ये क्या, माइक्रोवेव का अलार्म अभी तक नहीं बजा। विधि आगे बढ़कर जैसे ही माइक्रोवेव का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है और उसके कांच के टुकड़े विधि के चेहरे में धंस जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर रघुवीर जी और संध्या दौड़कर रसोई में पहुंचते हैं। वो तुरंत खून से लथपथ विधि को उठाकर नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं।
गनीमत है कि कांच आंख पर नहीं लगा, वरना हमेशा के लिए रोशनी जा सकती थी इनकी। इन्हें अभी कम से कम 2-3 दिन हमारी सख्त ऑब्जर्वेशन में रखना होगा ताकि इन्फेक्शन न फैले। अस्पताल के बेड पर लेटी हुई विधि अपने शरीर पर लगी पट्टियों और दर्द को देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी हर गलती और हद से ज्यादा बढ़े हुए आलस पर बहुत बड़ा पछतावा होने लगता है। कुछ दिनों के बाद विधि अस्पताल से घर लौटती है। घर के सभी सदस्य हॉल में एक साथ बैठे होते हैं। संध्या अपनी तीनों बहुओं को समझाते हुए, देखो बेटियों, भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छा घर और समझदार पति दिया है, लेकिन तुम्हारे इस नासमझ और हद से ज्यादा आलस ने हमारे हंसते खेलते परिवार को लगभग तबाह कर दिया है। चोरी हुई, कंप्यूटर खराब हुआ, दादी की जान खतरे में पड़ी और आज विधि अस्पताल से लौट कर आई है। क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? माँ जी, हमें अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। हमारी इसी बुरी आदत की वजह से आज हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान हुआ है और आप सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपने काम में कभी कोई लापरवाही नहीं बरतूंगी। अस्पताल के बिस्तर पर मैंने जो दर्द झेला है उसने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी है। माँ जी, हम तीनों आज आपसे माफी मांगते हैं। हम आज के बाद अपने आलस को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देंगी और घर की हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और समय पर निभाएंगी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। बहुओं की आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू देखकर संध्या जी का दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़कर तीनों को अपने गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद से तीनों बहुएं अपने सारे पुराने अवगुणों को छोड़कर पूरी तरह बदल जाती हैं।